तुम्बाड़ में इतनी हिडन डिटेल्स हैं कि इसे हर बार देखते वक्त कुछ ना कुछ नया नोटिस हो ही जाता है। और वैसे भी जिसे बनाने में मेकर्स को 6 साल से भी ज्यादा टाइम लगा हो, उसकी हिडन डिटेल्स मैं एक पार्ट में कैसे कवर कर सकता हूँ। इसीलिए इसका दूसरा पार्ट तो बनता है। और साथ ही में मैं पार्ट 1 के कमेंट में पूछे गए तुम लोगों के कुछ खास सवालों के जवाब भी दूंगा। और क्योंकि ये पार्ट 2 है तो इसमें पार्ट 1 में कवर की गई एक भी डिटेल को रिपीट नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लो, और जिन्होंने देखा है उनके लिए मेरे पास कई इंटरेस्टिंग हिडन डिटेल्स है। जैसे कि तुम्बाड़ मूवी औरतों को लेकर मानवीय समाज की एक डार्क साइड को दिखाती है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। वहीं पे विनायक जो सबसे पहली मुद्रा राघव को बेचता है, वहाँ भी एक कमाल की डिटेल छिपी हुई है। वैसे क्या तुमने ये नोटिस किया कि 3rd चैप्टर की शुरुआत में विनायक अपने इकलौते बेटे से बात क्यों नहीं करता? और हाँ, वहीं पर विनायक का छोटा भाई सदाशिव बच सकता था अगर वो नहीं, इतनी जल्दी अच्छी नहीं है, सब कुछ बताऊंगा पर धीरे धीरे मजे के साथ। डिटेल नंबर 1, हस्तर जब अपनी पेड़ जैसी डालियों से, ये डालियां ही है ना, खैर ये जो भी है, उससे जब देवी को जकड़ता है तब देवी में क्रैक पड़ती है, यानी कि वो सोने और अनाज के लिए अपनी ही माँ पर हमला करता है। नंबर 2, क्या तुमने ये सोचा है कि देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बन के ही क्यों बरस रहा है? इसके पीछे भी एक रीजन है। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले पार्ट में बताया था कि हस्तर के भाई बहनों ने हर तरीके से हस्तर को भूखा रखने का डिसाइड किया था, लेकिन फिर भी हस्तर को खाना मिलने का एक तरीका बचा हुआ था, इंसान, जो कि किसी भी भगवान का मंदिर बनाकर उसे प्रसाद चढ़ा सकते थे। और सिर्फ इसीलिए बाकी देवताओं ने ये शर्त रखी थी कि कोई भी हस्तर का मंदिर नहीं बनाएगा। लेकिन जब विनायक के पूर्वजों ने ऐसा किया तो उन्होंने बारिश शुरू कर दी, क्योंकि ज्यादातर अनाज की फसलें बारिश से खराब हो जाती है। मतलब बारिश से तो नहीं, लेकिन ज्यादा बारिश हो तो। और ऐसा करके देवता हस्तर को अनाज से दूर रखने की कोशिश ही कर रहे थे। अब देखो, वैसे तो हर डिटेल कमाल की है, पर डिटेल नंबर 5, 10 और 17 बहुत शॉकिंग है और इम्पोर्टेंट भी। एक्चुअली में नंबर 17 तुम में से किसी का सवाल भी है, जो कि कमेंट बॉक्स में मुझसे सबसे ज्यादा पूछा गया था। तो हाँ, इन सभी डिटेल को मिस मत करना, और खास करके 17 को। नंबर 3, सरकार के बेडरूम में जहाँ वो ऐसे काम करता है जो उसकी उम्र देखकर देखा नहीं जाता, वहाँ साइड में एक पेंटिंग लगी है। शायद उस पेंटिंग में उसके माँ बाप है, लेकिन उनको देखकर 2 चीजें नोटिस होती है। एक तो इसके पूर्वज काफी अमीर थे, वो इनके गहने और पहनावे को देखकर ही पता चल रहा है। ऑब्वियसली हस्तर की सोने की वजह से ही वो इतने अमीर हुए होंगे। और दूसरी बात, उसके बाप का चेहरा विनायक से काफी मिलता है। अब इस पेंटिंग में सोहम शाही है या फिर कोई और है, ये मैं नहीं जानता। नंबर 4, क्या तुमने ये नोटिस किया कि विनायक और सदाशिव अपने घर अकेले जाते हैं तो हमेशा बाहर रहते हैं। इनफैक्ट जब उनकी माँ भी साथ होती है तो भी पहले वो खुद अंदर जाकर देखती है कि सब कुछ ठीक है ना, और फिर उन्हें अंदर बुलाती है। और ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो जाकर देखती है कि कहीं दादी कमरे से उठकर बाहर तो नहीं आ गई। डिटेल नंबर 5, मूवी सिर्फ लालच को लेकर ही सोशल मैसेज नहीं देती, बल्कि इसके अलावा इसमें कई चीजों को पॉइंट आउट किया गया है। बस उन्हें स्क्रीन प्ले में इतने अच्छे से फिट किया गया है कि मूवी देखते वक्त किसी का ध्यान उन पर नहीं जाता। और उन्हीं में से एक है मानव समाज में सदियों से होता आ रहा औरतों का शोषण। मूवी इस चीज पर खास ध्यान देती है कि कैसे मर्द जात औरतों का अपने फायदे के लिए यूज करती आई है। इसलिए फिल्म में किसी भी लीड फीमेल कैरेक्टर का नाम मेंशन किया ही नहीं गया है। और इससे डायरेक्टर हमें ये बताना चाहते थे कि कैसे पहले फीमेल्स को किसी चीज की तरह समझा जाता था जिनका मर्द अपने हिसाब से यूज करते थे, और जब उनका कोई फायदा ना हो तो उन्हें किसी न किसी तरीके से समाज से बाहर कर दिया जाता था। सती चाल उसी का एक उदाहरण है, जहाँ पर उन्हीं औरतों को चिता पर बिठाया जाता था जिनका उस समय के पावरफुल लोगों को कोई फायदा नहीं होता था। मूवी का हर फीमेल कैरेक्टर इसी का एग्जाम्पल है। जैसे कि दादी विनायक को बताती है कि दादा के मरने पर भी उसे सती पर इसीलिए नहीं बिठाया था क्योंकि वो कुएं में उतरने और चढ़ने में सबसे तेज थी। विनायक की माँ इसीलिए बची क्योंकि सरकार को उसकी जरूरत थी। राघव जिस लड़की को लाता है उसकी भी यही हालत होती है, और विनायक की बीवी का भी वो बस इतने सालों से यूज कर रहा होता है। एक नई औरत के आते ही विनायक उसे भूल जाता है और उसे किसी नौकरानी की तरह ट्रीट करने लगता है। एंड दैट इज अ डार्क बट ग्रेट डिटेल। नंबर 6, सरकार के मरने पर विनायक की माँ इसीलिए तुम्बाड़ छोड़ना चाहती है क्योंकि वो अभी तक सरकार के भरोसे ही जी रही थी, क्योंकि उनका सारा खर्चा वो ही उठाता है।
हालांकि सरकार का इसमें अपना स्वार्थ है और विनायक के माँ की अपनी लालच। नंबर 7, आई एम श्योर कि ये किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा कि विनायक के छोटे भाई सदाशिव को बचाया जा सकता था। उसकी मौत सिर्फ चोट लगने से नहीं हुई है, बल्कि समय पर इलाज ना मिलने से वो मरा है। सदाशिव के बचने के काफी ज्यादा चांसेस थे अगर उसका टाइम पर इलाज किया जाता, क्योंकि उसे चोट दिन में लगी थी और उसे वैद्य के पास रात को ले जाया गया, यानी कि बहुत समय इलाज ना मिलने पर उसका ज्यादा खून बह गया होगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और हाँ, ये किसी ने जानबूझकर नहीं किया। मेरे हिसाब से उसकी माँ को पैदल गाड़ी वाले को बुलाने जाना पड़ा होगा, जिसकी वजह से आते वक्त रात हो गई। नंबर 8, विनायक जो पहली मुद्रा राघव को बेचता है वो एक्चुअली में उसने हंसते से नहीं चुराई थी, क्योंकि वो जब से तुम्बाड़ गया था उसने बस कोक को ढूंढा और उसे साफ करके ठीक ठाक करके रख दिया था। उसके बाद जब वो राघव को एक मुद्रा बेचकर वापिस आया तब उसने पहली बार हस्तर से मुद्राएं चुराना स्टार्ट कर दिया। तो हाँ, ये पहली मुद्रा उसके माँ की होती है जो हमें इस सीन में दिखाई गई थी। तो कोक देखने के बाद अपनी माँ की मुद्रा विनायक ने राघव को बेची। डिटेल नंबर 9, राघव ओपियम परमिट की बात करता है, यानी वो कानूनी तौर पर अफीम का व्यापार करना चाहता है। यस, अफीम की खेती करना उस समय इलीगल नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन भारत में उगाई गई अफीम का निर्यात बड़े जोरों शोरों से करते थे और उसे चीन को बेचते थे। उस समय पर चीन जो है वो अफीम का एक बहुत बड़ा खरीदार बन चुका था। खैर, अफीम की बिक्री से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल अंग्रेज चीनी विलासिता के सामान, यानी कि लग्जरी आइटम जैसे कि चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशम और चाय खरीदने में करते थे, जिनकी पश्चिम में बहुत ज्यादा मांग थी। डिटेल नंबर 10, अब जब अंग्रेजी हुकूमत की बात चल ही रही है तो चलो उसकी डिटेल में बात कर ही लेते हैं, क्योंकि तुम्बाड़ मूवी में ब्रिटिश हुकूमत को एकदम बारीकी से दिखाया गया है और ये चीज तारीफ के काबिल इसलिए है क्योंकि मूवी का टॉपिक ये नहीं है, फिर भी मूवी उस टाइमलाइन में है, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें तुम्हें कोई भी 20 गुना लगान वाली अंग्रेजी हिंदी बोलते हुए नहीं दिखता। उसके अलावा वंदे मातरम वाला झंडा, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार, लोगों पर हो रहे अंग्रेजों के अत्याचार, अफीम की क्रेज और ट्रेड, इन सभी चीजों को मूवी के मेन टॉपिक से फोकस ना हटाकर बड़े ही स्मार्टली और डिटेल के साथ साइड बाय साइड हर सीन में फिट किया गया है। वैसे थोड़ी ही देर में मैं तुम लोगों के कमेंट में पूछे गए सवालों पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले चलो कुछ और हिडन डिटेल कवर कर लेते हैं। डिटेल नंबर 11, इस सीन में राघव जब विनायक को कहता है कि आप सरकार लग रहे हो, तो भले ही वो उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है, लेकिन हमारे लिए मेकर्स की तरफ से क्लियरली एक हिंट छोड़ा गया था कि विनायक धीरे धीरे अपने बाप सरकार की तरह बन रहा था और उसके आगे विनायक की हर एक एक्शन अपने बाप की तरह उसके होने का ही हिंट देती आई है। जहाँ वो पैसे के नशे में चूर होता है, कोटे पर जाता है और एक अलग औरत भी रख लेता है। और सेकंड चैप्टर के लास्ट में ये सीन हमें बताता है कि विनायक अब पूरी तरह सरकार की तरह बन चुका है, जहाँ वो ठीक अपने बाप की तरह झूले पर बैठा होता है और ये औरत विनायक की माँ की तरह पानी में खड़ी होती है। नंबर 12, पहली बार हमें पूरा वाड़ा कितना बड़ा है और पूर्ति की देवी की कोक कैसी है, दोनों राघव के नजरिए से दिखाया जाता है। और ये क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ही कम मेकर्स के पास होती है, क्योंकि वो चाहते तो पूर्ति की देवी की कोक और हस्तर दोनों को हमें विनायक के नजरिए से भी दिखा सकते थे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि वो राघव से पहले ही कोक में जा रहा था और वहाँ से मुद्राएं ला रहा था, पर राघव के नजरिए से इसलिए दिखाया गया क्योंकि वो भी हमारी तरह ही ये सब पहली बार देखता है। तो बेसिकली उसका पूर्ति की देवी की जिंदा कोक को सांस लेते देखकर शौक होना, अंदर आने के बाद डरना और इस चीज से घिन आना, और सबसे बड़ी बात हस्तर को देखना, ये उसके सभी भिन्न भिन्न रिएक्शन हमें फील होती है। ऐसा लगता है मानो हम ही पूर्ति की देवी के कोक में अंदर है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ विनायक की नजर से ये सब कुछ हमें दिखाया जाता तो उसके और हमारे रिएक्शन मैच नहीं होते, क्योंकि विनायक को दादी ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। तो विनायक में डर और क्यूरियोसिटी से ज्यादा बस लालच थी, हस्तर के सोने को पाने की लालच। तो फाइनली अब तुम सबके सवालों की बारी आ गई, और एक सवाल जो मुझे कई लोगों ने पूछा है कि अगर जितनी गुड़िया होती है उतनी हस्तर होती है, तो क्यों ना एक बहुत बड़ी आटे की गुड़िया बनाई जाए, जिससे उन्हें टाइम भी मिलेगा और हस्तर भी नहीं बढ़ेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? देखो यार, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है उस पर हस्तर का कोई कंट्रोल नहीं है, उसे ये श्राप मिला हुआ है, इसलिए जितनी गुड़िया होती है
उतनी हस्तर होती है। इस चीज पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए लास्ट में ये लोग आटे की गुड़िया के लिए आपस में ही झगड़ते हैं, क्योंकि ये कोई हस्तर के क्लोन नहीं है, इनमें से हर एक असली हस्तर है। और ये सब मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझ सको कि श्राप अपने सही होने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा, यानी हस्तर इससे बच नहीं सकता। और इसीलिए अगर ये लोग एक बहुत बड़ी गुड़िया बना भी लेंगे तो भी ऐसा कुछ जरूर होगा जिससे श्राप कायम रहे, यानी हस्तर ज्यादा आटा नहीं खा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है कि बड़ी गुड़िया ले जाने पर वो अपनी रियल साइज से बड़ा हो जाए। और दूसरी बात, इतनी बड़ी गुड़िया बिना टूटे और उसे ढक कर रस्सी के सहारे कोक में ले जाना बहुत मुश्किल है, यानी कि हस्तर से उसकी पंजी छीनना नामुमकिन है। लेकिन जैसे विनायक ने उसे छीन लिया था, तो क्या होता अगर पांडुरंग उसे विनायक से ले लेता? इसका जवाब मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में दूंगा। उससे पहले कमेंट में दूसरे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर आते हैं, क्या होता अगर खुद पर आटा लगाकर विनायक अंदर जाता? अब सच कहूँ तो इसका जवाब मेकर्स की क्रिएटिव चॉइस पर ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि फिल्म की कहानी ही इस आटे के घेरे से इंटरेस्टिंग बनती है और इसीलिए इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है जब तक कि मेकर्स ना चाहे। क्योंकि अगर वो चाहे तो फिर आयरन मैन के नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट सेकंड पार्ट में पांडुरंग से बनवा के उसे अंदर भेज सकती है। सीरियस मत लेना, बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि आटे को शरीर पर लगाकर अंदर जाने वाले ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं, पर वो सिनेमैटिक यूनिवर्स के दायरे तोड़ती है, जिसकी वजह से कोई भी आइकॉनिक मूवी बेकार बन सकती है, यानी उसमें वो मजा नहीं रहेगा। ये सवाल तो भाई बहुत ही बार पूछा गया है कि विनायक की माँ को मुद्रा कहाँ से मिली, वो तो हस्तर के उस कोक के बारे में जानती ही नहीं थी, या फिर अगर वो हस्तर से छीन कर ये मुद्रा लाई है तो उसे श्राप क्यों नहीं लगा? ऐसे कई सारे सवाल सिर्फ विनायक की माँ को लेकर कमेंट में पूछे गए हैं। तो चलो विनायक की माँ ने मुद्रा कहाँ से लाई उसे शुरुआत से जानते हैं। सदाशिव के बीच रास्ते में ही मरने के बाद उसकी माँ शमशान जाने की बजाय वाड़ा जाती है, क्योंकि अभी भी उसमें लालच बाकी होती है जो उसे वाड़े से बुला रही होती है हस्तर के हाथ की यह मुद्रा। अब इससे पहले कि तुम कमेंट में ये पूछो कि विनायक की माँ ने यही से मुद्रा ली, इसका क्या सबूत है? चलो मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। बेशक विनायक की माँ लालची थे और उसी लालच के चलते उसने 12 साल सरकार को प्लेजर दिए, लेकिन उसकी लालच बहुत सीमित थी। उसे सिर्फ एक सोने की मुद्रा चाहिए थी। ये हम सबको मूवी की शुरुआत में ही क्लियर किया जाता है, जहाँ पर वो हस्तर के हाथ की मुद्रा देखकर सरकार से मुद्रा मांगती है। और अब क्योंकि सरकार मर चुका है तो उसका 12 साल से दबा हुआ लालच का ज्वालामुखी एकदम से फूट जाता है। इसीलिए वो वाड़ा जाने से पहले ये तक नहीं सोचती कि उसके पास अपने बेटे की लाश है और उसे उसका क्रियाक्रम करना है। लेकिन जब वो इस मंदिर वाले हस्तर के हाथ से मुद्रा लेने जाती है तो हस्तर जाग जाता है और उस पर हमला कर देता है। इसलिए जब वो घर आती है तो उसके चेहरे पर बहुत जख्म होती है। अब ये सवाल कि वो हस्तर से कैसे बची और हस्तर का श्राप उसे क्यों नहीं लगा, ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। पहले ये जानती है कि हस्तर वहाँ कैसे आया, जबकि वो तो कोक में सोता रहता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हस्तर की कोई बॉडी फॉर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि इंसानों ने उसका पहला मंदिर बनवाया था तो वो यहाँ आया था बेसिकली प्रसाद के लालच में है। और इसीलिए वो सिर्फ कोक में ही नहीं है बल्कि इस मंदिर में भी है। क्योंकि तुम ही सोच के देखो कि अगर वो सिर्फ कोक में ही आ जाता तो मंदिर बनवाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हस्तर का मंदिर बनवाया था, इसलिए विनायक के पूर्वजों ने खोदा हुआ वो मामूली सा कुआं पूर्ति की देवी ने अपनी असली कोक बना दी थी। और इसीलिए जब हस्तर की मुद्रा उसके हाथों से विनायक की माँ ने ली तो उसने उस पर हमला कर दिया। क्योंकि जैसे हस्तर खाने के लिए किसी की जान ले सकता है, वैसे ही वो सोने के लिए भी किसी की भी जान ले सकता है और कहीं पर भी जा सकता है। और विनायक की माँ हस्तर से इसीलिए बच पाई क्योंकि हस्तर का मंदिर किसी जेल से कम नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दरवाजे की जगह सलाखें लगाई गई है और ये सलाखें फिर से एक बार साबित करती है कि हस्तर इस मंदिर में आता है और इसीलिए वो सलाखें लगाई गई है ताकि अगर हस्तर मंदिर में आ भी जाए या फिर जिंदा हो जाए तो वो बाहर ना आ सके। और क्योंकि वो सलाखों के उस तरफ था तो उसका सिर्फ हाथ विनायक की माँ तक पहुँचा होगा और इसीलिए उसके सिर्फ मुंह पर या फिर थोड़ी सी हाथ पर ही खरोच के निशान है। और रही श्राप की बात तो विनायक की माँ को श्राप इसीलिए नहीं लगा क्योंकि श्राप हस्तर के छूने से नहीं बल्कि उसके काटने से लगता है। ये चीज खुद इस सीन में विनायक पांडुरंग को बताता है। डिटेल नंबर 18, पहली बार जब पांडुरंग कोक में जाता है तो रस्सी छोड़ता नहीं क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। डिटेल नंबर 19,
शुरुआत में विनायक पांडुरंग से बात नहीं करता क्योंकि पांडुरंग उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। उसने सोचा था कि 16 साल का होने के बाद वो अपने बेटी को काम पर लाएगा और खुद आराम से घर पर बैठा रहेगा, जिसकी वजह से लालच का ये सर्कल चलता रहेगा। लेकिन बेचारा पांडुरंग अपाहिज पैदा होता है, इसलिए विनायक उससे नाराज होता है। डिटेल नंबर 20 इस चीज पर कोई ध्यान नहीं देता कि भले ही विनायक की माँ लालची थी, पर शुरुआत में सरकार को प्लेजर देना उसकी लालच नहीं बल्कि मजबूरी थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो सरकार उसे सती पर बैठा देता। डिटेल नंबर 21 शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया, पर सरकार इस फिल्म का सबसे लक्की इंसान है। ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर हर कैरेक्टर को अपनी लालच की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है एवं अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, वहीं पर सरकार ही ऐसा अकेला कैरेक्टर है जिसे अपने लालच की कोई सजा नहीं मिलती। नंबर 22 जैसे सरकार के मरने पर विनायक अपनी माँ से ये कहता है कि वाड़ा तो अपना हुआ ना, ठीक वैसे ही इस सीन में पांडुरंग भी अपने बाप विनायक से कहता है कि वाड़ा तो अपना हुआ ना। खैर तो चलो अब मेरे 2 सवालों पर आते हैं जो कि हिडन डिटेल के पिछले पार्ट में मैंने तुमसे पूछे थे। सवाल नंबर 1, अगर हस्तर कोक से बाहर आ गया तो क्या होगा? अब देखो, इसके वैसे तो कई सारे जवाब हो सकते हैं जिस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई जा सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका एक जवाब काफी सही होगा, तबाही। वो जन्मों जन्मों का भूखा सबको खाता फिरेगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर पांडुरंग विनायक से हस्तर की वो पोटली ले लेता तो क्या होता? अब यार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस पंजी में जो सोना है उतना ही उसे मिलता। वो पंजी एक नॉर्मल पोटली बन जाती, यानी जब वो पांडुरंग के हाथ लगती तो उसमें अनलिमिटेड सोना नहीं होता, क्योंकि लॉजिकली सोचोगे तो इस यूनिवर्स का सारा सोना जो हस्तर ने पूर्ति की देवी से चुराया था वो फिजिकली किसी पोटली में नहीं समा सकता। ये एक्चुअली में सोने की पावर होती होगी, ऐसा मुझे लगता है। मतलब हस्तर ने अपनी माँ से फिजिकल सोना नहीं बल्कि उसकी सोना प्रोड्यूस करने की पावर छीनी होगी। तो अगर हस्तर का पूरा सोना तुमको चाहिए तो पोटली चुराने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसकी पावर चुरानी पड़ेगी, जो कि किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और हाँ, ये मेरा जवाब है, इसके कई सारे और भी जवाब हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों सवाल ही ऐसे थे। तो तुम ओम राव से क्रिएटिव लिबर्टी उधार लेकर कमेंट में कोई और जवाब भी दे सकते हो। नंबर 24 सेकेंड पार्ट में जहाँ विनायक की बीवी उसकी रकेल को घर से बाहर निकाल देती है, वहीं पर उसे मारती भी है, वहीं दूसरे पार्ट में उसे ऊपर के कमरे में अंदर आने के लिए भी विनायक के रकेल की परमिशन लेनी पड़ती है। इस एक बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिचुएशन कितनी बदल चुकी है, जहाँ विनायक अपने कमाए गए सारे पैसों से अपनी रकेल को सारे ऐशो आराम देकर घर की मालकिन की तरह रखता है, वही उसकी बीवी को सारे काम करवा के एक नौकरानी की तरह। डिटेल नंबर 25 इस सीन में विनायक पांडुरंग को गुड़िया बनाना सिखाता है पर उसे बाहर फेंक देता है। तो जब विनायक ने गुड़िया बाहर फेंक दी थी तो पांडुरंग उसे अंदर कैसे लाया? अगर दोनों गुड़िया को ध्यान से देखोगे तो पांडुरंग जो गुड़िया अंदर लाता है वो बाहर जो उसने गुड़िया बनाई थी उससे काफी छोटी होती है। इसका मतलब है कि जो बचा हुआ आटा था पांडुरंग ने चोरी से उसकी एक छोटी सी गुड़िया बनाई थी। डिटेल नंबर 26 ये डिटेल से ज्यादा मूवी के मेकर्स को मेरा कॉम्प्लीमेंट है। इट इज नॉट अ नॉर्मल फिल्म। ये डायलॉग तुमने बहुत बार सुना होगा। अगर हॉलीवुड को कोई जवाब दे सकता है तो वो तुम्बाड़ फिल्म दे सकती है और इसे ऑस्कर के लिए भेजना चाहिए था। ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन अधूरी हैं। पेपर से रियल चीजों में उतारा गया था तब ये कुछ खास नहीं थी, और अगर उसे वैसे ही बनाया जाता तो ये साउथ की किसी मिस्ट्री फिल्म की तरह एवरेज फिल्म बन के रह जाती, जिसकी कहानी तो अच्छी होती लेकिन सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स और बीजीएम एकदम घटिया। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सोहम शाह ने जो डिलीटेड फुटेज का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है उससे ये बातें साफ पता चलती है। जहाँ पर हस्तर एक कौवा लग रहा है और दादी भी अजीब सी दिख रही है। तो मेकर्स ने जो समय के साथ फिल्म को और अच्छा बनाने के लिए इसमें चेंजेस किए हैं वो काबिले तारीफ था। अगर ऐसा नहीं होता तो आज तुम्बाड़ नहीं होती। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, इसमें डायरेक्टर की मेहनत और प्रोड्यूसर का पैसा दोनों का अपना अलग अलग योगदान रहा है। हालांकि इस फिल्म के डायरेक्टर राही बर्वे ने अभी अपने सोशल मीडिया से ये कंफर्म किया है कि वो सोहम शाह के तुम्बाड़ पार्ट 2 पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तुम्बाड़ को लेकर अपनी एक अलग ट्रिलॉजी बनाएंगे। और ये पार्ट 2 के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि राही बर्वे तुम्बाड़ फिल्म के लिए चिकन बिरयानी में चिकन की तरह थे। अगर सोहम शाह इस बात को ना समझ के बॉलीवुड के उन प्रोड्यूसर्स के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे जो बस पैसों के लिए आइकॉनिक फिल्मों का सीक्वल बनाते हैं तो चीजें बिगड़ जाएंगी। मैं नहीं जानता कि इनके बीच क्या हुआ है, पर जो भी हुआ है मेरी मानो तो सॉल्व कर लो। और सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि पिछली पूरी टीम को एक साथ लेकर आओ, तभी पार्ट 2 अच्छा बनेगा।